इसे हम लोग बोलते हैं संवेदीय पेशीय अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। तो इस अवस्था को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये जीवन के पहले 2 साल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदीय पेशीय अवस्था, जिसमें जो विकास का अवस्था होती है, ये बच्चे के जीवन के पहले 2 साल होते हैं। और इस आयु में जो बच्चा जो भी चीज़ें सीखता है वो अपने आसपास की चीज़ों को अपने इंद्रियों के माध्यम से समझता है। अब आप इंद्रियों के मतलब कि जो हमारी इंद्रियां है, जैसे कि कान, नाक, आँख, मुंह से यानी कि जबान के माध्यम से। तो इन सारी चीज़ों से हम लोग चीज़ों के बच्चे जब होते हैं तो इन सारे माध्यम से जो हम अपने आसपास की दुनिया और इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, अनुभव ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। तो सेंसरी मोटर स्टेज बोले या संवेदीय पेशीय जो स्तर है विकास का, वो आपका पहला 2 वर्ष होता है। जीन पियाजे ने इस स्तर को भी अगले 6 अवस्थाओं में बांटा है, मतलब इसको भी फिर 6 भागों में अलग अलग रूप से उसको अध्ययन किया है, और वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, सेंसरी मोटर स्टेज के जो 6 स्टेजेस है, उसमें पहला स्टेज क्या है? सहज क्रियाओं की अवस्था। जी हाँ दोस्तों, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी, यानी कि दिस स्टेज ऑकर्स फ्रॉम बर्थ टू 30 डेज। ये पहले 30 दिन होते हैं किसी भी बच्चे के जीवन के। इस अवस्था में बच्चा जो है चीज़ों को अपने मुंह में दबाकर, चीज़ों को सुनकर, देखकर चीज़ों को अनुभव करने का प्रयास करता है। सबसे ज़्यादा प्रबल जो इस अवस्था में चीज़ों को सीखने के तरीका होता है, वो चीज़ों को हर बार कोई भी चीज़ मिल जाए, चाहे बच्चे के किसी की उंगली मिल जाए, कोई खेलने का सामान मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, बच्चा सबसे पहले जो है उसे अपने मुंह में लेकर उसको आभास करने का प्रयास करता है, उसे अनुभव करने का प्रयास करता है, ये क्या चीज़ है उसे जानने का प्रयास करता है। तो ये जो अवस्था होती है पहला 30 दिन का, ये हमारा कहलाता है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा होता है प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ सर्कुलर रिएक्शन। ये जो अवस्था होती है, यानी कि दूसरी जो अवस्था होती है, 1 महीना पूरा होने के बाद, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज पूरा होने के बाद में जो है सहज क्रियाओं की अवस्था के बाद स्टार्ट होता है। और इस अवस्था में बच्चा जो है जो पहले महीने में कर रहा था, यानी चीज़ों को चूज कर, देख कर, सुन कर जो चीज़ें सीख पाया है, उसके अलावा कुछ और जो आप बोल सकते हैं गतिविधियाँ, एक्टिविटियाँ करना शुरू कर देता है, कुछ चीज़ें और वो महसूस करना शुरू कर देता है। अब इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? कुछ चीज़ें वो बार बार दोहराने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए जैसे कि अपने हाथों को हिलाना, पैरों को हिलाना, ये गतिविधियां करके उसे लगता है कि शायद लोगों को अच्छा लग रहा है, या लोग जब कोई क्रिया ऐसा करते हैं जिससे उसको अच्छा लगता है तो दोबारा करने पे वो काफ़ी प्रसन्न होता है। तो इस तरह की चीज़ों का आभास, यानी इस प्रकार का जो विकास होता है, वो धीरे धीरे बच्चे के अंदर होने लगता है। कब? पहले 1 महीने से लेकर 4 महीने के बीच में। तो आपने देखा होगा कि अगर उसकी माता या पिता बच्चे के पास आकर कुछ अनुक्रिया करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, मुंह हिलाते हैं या उंगलियों को दिखाते हैं, तो बच्चा हंसता है, मुस्कुराता है। तीसरी अवस्था, इसे बोलते हैं गौड़ वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटी। ये अवस्था जो है 4 से लेकर 6 माह की आयु तक का होता है। और इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को स्पर्श करने व इधर उधर के अनुकरण करने में मतलब इसमें शामिल होती हैं। वे इस ऐसी भी अनुक्रियाएं करते हैं जिससे उन्हें सुख मिलता है, यानी कि दिस स्टेज लास्ट फ्रॉम मंथ 4 to 6। In this stage, children respond by touching and moving the objects. They also make responses that make them happy. So इस अवस्था में क्या करता है? बच्चे चीज़ों को छूने का, उसको टच करने का, बार बार टच करने का, इस तरह का बहुत सारा एक्टिविटी वो करते हैं। उसके अलावा वो ऐसे भी काम करते हैं जिससे उनको मज़ा आता है। जैसे कि मान के चलिए, जैसे एक कोई खिलौना है और उसे अगर एक बार वो मुंह से दबाते हैं और उन्हें अच्छा लगता है, तो बार बार उस खिलौने को, जब भी उन्हें अवसर मिलता है, जब भी वो खिलौना उनके पास होता है, उसे वो बार बार करते हैं। उसके अलावा जैसे कि आपने देखा बच्चे जो है अपने पैरों को जल्दी जल्दी चलाते हैं, इससे उन्हें आनंद आता है। तो ये गतिविधि वो कई बार करते हैं, लगातार करते हैं। तो कुछ चीज़ें जिससे उन्हें मज़ा आता है, वो इस चीज़ को बार बार दोहराते हैं। और ये आपका जो है प्रदर्शित करता है कि बच्चा अभी कहाँ है, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटीज के डेवलपमेंट स्टेज में है। इसके बाद गॉड स्कीमेटिक के समन्वय की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा। इसमें क्या होता है आपका, देखें कि इस अवस्था में जो है, मतलब ये अवस्था कहाँ से चलती है आपकी? ये अवस्था आरंभ होती है आपकी 8 से लेकर 12 माह की अवस्था, महीने तक। ये तो जो 8 माह से लेकर 12 महीने तक, यानी कि 1 साल होने तक की जो अवस्था होती है, इस अवस्था में शिशु उद्देश्य व उनके प्राप्त करने के साधनों में अंतर करने आरंभ कर देता है। मतलब कि आप समझिएगा कि जब बच्चे को भूख लगता है, तो बच्चा ये समझ लेता है कि अगर मैं रोना आरंभ कर दूंगा या फिर थोड़ा सा पैर हाथ चलाना शुरू कर दूंगा, तो
मुझे दूध मिल जाएगा। तो जब भी उसे दूध चाहिए होता है, अगली बार वो क्या करता है, या तो रोना आरंभ कर देता है या फिर पैर हाथ हिलाना शुरू कर देता है, कुछ ये अलग गतिविधियां करता है। तो बच्चे के पास में जो है अब साधन और जो चीज़ें उसे चाहिए उसके बीच में अंतर करने की धीरे धीरे क्षमताएं विकसित होने लगती हैं। पांचवी अवस्था है तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, जिसे बोलते हैं स्टेज ऑफ टर्सरी सर्कुलर एक्टिविटी। अब यहाँ पर क्या होता है, ये अवस्था जो आपकी है 12 महीने से लेकर 18 माह की अवस्था तक की होती है। और इस अवस्था में बच्चों के गुणों को मतलब हम प्रयत्न और भूल द्वारा सीखते हुए देख सकते हैं कि बच्चा कुछ चीज़ों को बार बार करता है और फिर उनको सीखता है। उदाहरण के लिए जैसे कि बच्चे इस अवस्था में कुछ खिलौने होते हैं तो उन्हें छुपा के रख देना, रख के इधर उधर लेकर आना, इस तरह की गतिविधियां करना शुरू कर देते हैं। और बड़ों के साथ छोटे छोटे खेल खेलना आरंभ कर देते हैं, जैसे लुका छुपी का खेल खेलना। इस अवस्था में बच्चों के अंदर ये क्षमता विकसित होने लगती है कि वो चीज़ों को पहचानना धीरे धीरे आरंभ कर देते हैं। तो बच्चे बहुत सारे काम करते हैं और उसको कर करके सीखते हैं। कई बार चीज़ें जैसे कि मान लीजिए उनको ऐसा लगा कि इसे टच करने से उन्हें नुकसान होता है तो वो चीज़ों को दोबारा टच नहीं करते, जैसे कि आग के पास जाना या कोई नुकीली चीज़ के पास जाना। अगर एक बार उन्हें चोट लग जाता है तो अगली बार वो उसके पास नहीं जाते हैं। आखिरी स्थिति होती है, जो आखिरी अवस्था जो पहले सेंसरी मोटर स्टेज की होती है उसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये छठा स्टेज जो है, और ये है हमारा मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, यानी कि द स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कोऑर्डिनेशन। ये अवस्था आपकी 18 से लेकर 24 माह की अवस्था होती है। इस अवस्था में देखी हुई वस्तु की अनुपस्थिति में भी उसके अस्तित्व को हम समझने लगते हैं। तो बच्चा धीरे धीरे चीज़ों को पहचाना आरंभ कर देता है, लेकिन उसका विकास अभी इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है कि चीज़ें अगर उसके सामने से हटा दी जाएं तो वो इस बात को समझ पाए कि वो चीज़ अभी उसके सामने उपलब्ध नहीं है, और बच्चा समझता है कि वो चीज़ अभी भी कहीं है और वो उसे ढूंढने का प्रयास करता है। तो ये थी आपकी सेंसरी मोटर स्टेजेस की प्रमुख 6 अवस्थाएं, जो कि बच्चे के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और उसके विकास को बहुत प्रभावित करती हैं। आइए अब चलते हैं दूसरे स्टेज पे, जिसे हम बोलते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की दृष्टि से इस अवस्था को 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की अवस्था में बांटा है। इस अवस्था को भी, जो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, इसको भी 2 भागों में हम इसको अध्ययन कर सकते हैं। तो पहला क्या है, प्राक संक्रियात्मक पीरियड, यानी कि प्री ऑपरेशनल पीरियड। यह अवधि 2 से लेकर 4 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बच्चे अपने इधर उधर की वस्तुओं, प्राणियों व शब्दों के संबंध में संबंध स्थापित करने लगते हैं। ये सब अनुकरण व खेल द्वारा होता है, यानी कि बच्चे खेल खेल के माध्यम से ही, इधर उधर घूमने के माध्यम से ही बच्चे अपने आसपास की जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके बीच में संबंध स्थापित करते हैं। मतलब उनको पहचानने लगते हैं, समझने लगते हैं, ये मेरी माता है, मेरे पिता है, ये खिलौना है, ये खिलौना मेरा नहीं है। इस तरह की चीज़ें धीरे धीरे वो सीखना आरंभ कर देते हैं। पियाजे के अनुसार 4 वर्ष तक की अवस्था में के बच्चे सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव के रूप में लेते हैं। मतलब उनके लिए 4 वर्ष की अवस्था तक बच्चे जो है अभी भी मतलब जीवित और मृत के बीच में ज़्यादा अंतर कर नहीं पाते। तो वो ज़्यादातर चीज़ें जो उनको पसंद है उसे अब वो जीवित भी समझते हैं। जैसे कि वो समझते हैं कि घोड़ा उड़ सकता है, या फिर उन्हें लगता है कि ये जो कुर्सी है ये चल भी सकती है। अगर कुर्सी को एक जगह से दूसरी जगह हटा दी जाए तो उन्हें ऐसा लगता है ये कुर्सी चल भी सकती है। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों के दिमाग में इस समय चलती है। उनके संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि वो निर्जीव और सजीव, जो सजीव चीज़ें होती है, लिविंग नॉन लिविंग चीज़ों के बीच में अभी अंतर करना नहीं सीख पाते हैं। दूसरी अवस्था जो होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज की, अब इसमें क्या होता है देखिए, आप बताता हूँ आपको। यह अवस्था 4 से लेकर 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक सीख लेता है कि चिंतन व तर्क कैसे करना है। मतलब चीज़ों के बारे में सोचना समझना शुरू कर देता है, सोच के उसके बाद निष्कर्ष निकालना शुरू कर देता है, परंतु उनके तर्क में कोई क्रमबद्धता नहीं होती। 6 वर्ष की आयु पूरा करते करते बालकों के मूर्त प्रत्ययों तथा अमूर्त प्रत्ययों का निर्माण करना शुरू कर देना। देखिए एब्स्ट्रैक्ट जो बोलते हैं ना कि कॉन्क्रीट चीज़ें, मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में सीखना या ऐसा कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर देते हैं जो कि है, और ऐसी चीज़ों के बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं जो कि चीज़ें नहीं हैं। ये पॉइंट्स जो है मैंने डिटेल्स में आपके लिख दिए हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो इनको देख ले। बच्चे के अंदर एक जो चीज़ें होती थी ऐसे जो आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज में, वो होता है कि बच्चा इस अवस्था में जो होता है, यानी कि 8 साल तक की अवस्था तक जो बच्चा स्व केंद्रित होता है। उसकी सारी गतिविधियाँ, ज़्यादातर गतिविधियाँ ऐसी होती हैं जो उसे खुद आनंद प्रदान करे, मतलब उसे खुद उसको अच्छा लगे, कुछ ना कुछ उसे लाभ मिलना चाहिए। बच्चा वो काम करना पसंद करता है जिससे उसे कुछ फायदा मिले। तो स्व केंद्रित जो इसकी गतिविधियाँ होती हैं, और
इस अवस्था में जो विकास है आपका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है अगले चरण में, जैसे कि हम लोग बोलते हैं स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन। इस अवस्था में जो भी विकास होता है वो पिछले अवस्थाओं में जो बच्चे के विकास हुई है उससे प्रभावित होती हैं। आइए देखते हैं पियाजे ने जो तीसरी अवस्था है इसे देखते हैं। पियाजे ने 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की आयु को मूर्त संक्रिय अवस्था कहा है, यानी कि स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन कहा है। इस अवस्था में बच्चे अधिक व्यवहारिक व यथार्थवादी हो जाते हैं। बच्चे में तर्क एवं समस्या समाधान की क्षमता का विकास होने लगता है। मूर्त समस्याओं का समाधान बच्चे ढूंढना आरंभ करते थे, परंतु अमूर्त समस्याओं को अभी नहीं समझ पाते। अमूर्त समस्याएं जैसे कि मनोवैज्ञानिक समस्याएं, आपके व्यवहारिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, सांस्कृतिक, पारिवारिक, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं जो वो देख नहीं पाते, यानी कि अगर उनके सामने कोई समस्या है जो वो देख सकते हैं, महसूस कर पाते, महसूस करने का मतलब देख पाते, जैसे कि मान लीजिए उनका साइकिल पंचर हो गई या उन्हें चोट लगी, तो ये आपकी मूर्त समस्याएं हैं। अमूर्त समस्याएं क्या है? उन्हें भूख लगी है या उसके अलावा उनको अपनी मम्मी की याद आ रही है या कोई दुख दर्द, इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं तो वो नहीं समझ पाते, उनका समाधान वो नहीं कर पाते, परंतु मूर्त समस्याओं को समझते हैं और उनका समाधान करने का भी प्रयास करते हैं। बच्चे वस्तुओं को उनके गुण के आधार पर क्रमबद्ध व वर्गीकृत करना शुरू कर देते हैं। तो इस अवस्था में यानी 11 वर्ष की आयु होते होते तक बच्चे जो है चीज़ों में वर्गीकरण करना, उनको बांटना, रंग के आधार पे, कलर के आधार पे, उनके साइज के आधार पे बच्चा आरंभ कर देता है। इस अवस्था में बच्चों के चिंतन की प्रक्रिया तो आरंभ हो जाती है, परंतु वो कोई क्रमबद्ध प्रक्रिया नहीं होती। बच्चे चिंतन करते हैं लेकिन वो किसी भी स्तर का हो सकता है, उसमें कोई क्रमबद्धता नहीं होती, उसमें कोई भी आपसी संबंध नहीं होता है। तो ये कुछ मुख्य विशेषताएं थी जो बच्चे जो आपके कॉन्क्रीट स्टेज में डेवलप करते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों के अंदर ये विशेषताएं आ जाती हैं। आखिरी अवस्था है, देखते हैं औपचारिक संक्रिय की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। यह अवस्था 12 वर्ष की आयु से लेकर वयस्क होने तक की आयु तक होती है। यह अवस्था 12 वर्ष का होते होते बालक के मस्तिष्क में परिपक्व कर देती है। तो इस अवस्था में पहुंचने के बाद बच्चे का जो दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, उसकी क्षमताएं विकसित होने लगती है और बच्चा परिपक्व, मानसिक रूप से परिपक्व होना आरंभ कर देता है। इस अवस्था में उसके अंदर चिंतन में क्रमबद्धता आ जाती है। तो बच्चे जो है आपके जो स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन होता है, इस अवस्था में बच्चे के अंदर जो चिंतन की प्रक्रिया होती है उसमें क्रमबद्धता आती है। यानी कि हमने तीसरी स्टेज में देखा, स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन में, कि बच्चा जो चिंतन करता है उसमें कोई क्रम नहीं होता है। एक ही बार में बच्चा ये भी सोच लेता है कि ये कुत्ता है और दूसरी तरफ समझता है कि सामने वो उस बिल्ली को मैं मार दूं या उस बिल्ली को मैं भगा दूं यहाँ से। तो कई चीज़ें एक साथ सोच लेता है। लेकिन जब बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है तो वो चीज़ों के बारे में क्रम से सोचता है। एक बार में वो कुत्ते के बारे में सोचता है तो कुत्ते से संबंधित चीज़ों के बारे में ही वो देखता है, उनके बारे में बात करता है। तो इस तरह से अभी क्रमबद्धता आ जाती है। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है व उनके अनुभव बढ़ते हैं, वैसे वैसे उनमें समस्या समाधान की क्षमता भी बढ़ती चली जाती है। और पियाजे ने संप्रत्यय चिंतन यानी कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग की संज्ञा दी है। तो बच्चे के विकास के साथ जो उनके समस्या समाधान की जो क्षमता बढ़ती है, उनमें जो चिंतन की जो क्षमता बढ़ती है, उसे पियाजे ने कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग की संज्ञा दी है। पियाजे के अनुसार इस आयु के बच्चे प्रतीकात्मक शब्दों, यानी कि देखिए जो पियाजे ने बताया कि इस आयु में जो बच्चे होते हैं प्रतीकात्मक शब्दों, सिंबॉलिक वर्ड्स के रूप में रूपकों व उपमानों का आशय समझने लगते हैं व अमूर्त प्रत्ययों का निर्माण भी करते हैं। यानी कि अगर आप सिंबॉलिक वर्ड बोलते हैं, जैसे कि आप उंगली से इशारा करते हैं दो, तो बच्चा समझ लेता है कि दो के बारे में बात करते हैं। अगर आप गर्दन हिलाकर आप दाएं दाएं मना करते हैं तो बच्चा समझ जाता है कि आप उस चीज़ों के लिए अपनी स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक जो आपके चिन्ह होते हैं उनका भी बच्चा आशय निकालना आरंभ कर देता है। साथ ही साथ अमूर्त प्रत्ययों का भी निर्माण करना शुरू कर देता है। अब वो धीरे धीरे जो है ऐसी चीज़ों के बारे में भी सोचना आरंभ कर देता है जो चीज़ें उसके आसपास उपलब्ध नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चा ये सोचने लगता है कि शायद ये घर उड़ सकता है, या घोड़ा यहाँ से उड़कर वहाँ चला जाता है, या फिर ये जो हम जहाँ रह रहे हैं ये धरती जो है गोल है, या हम जहाँ रहते हैं इसके नीचे भी एक दुनिया। इस तरह की चीज़ें जो है वो सोचने लगता है, यानी कि अमूर्त प्रत्ययों का निर्माण करना आरंभ कर देता है। पियाजे के अनुसार प्रत्यय निर्माण की यह प्रक्रिया अनवरत रूप से जीवन भर चलती है। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का प्रोसेस है ना, अलग अलग तरीकों के बारे में हम सोचते हैं, चिंतन, क्षमताओं का विकास करना, ये जो प्रक्रिया होती है आजीवन चलती है। और जिस प्रकार वह स्तर उसकी शिक्षा व अनुभव पर निर्भर करता है, और जिस प्रकार का हम लोग जो है
प्रत्यय निर्माण कर पाते हैं, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग कर पाते हैं, हमारे अंदर जो संज्ञानात्मक विकास होती है वो इस बात को निर्धारित करती है कि हमारी शिक्षा का क्या स्तर होगा, किस प्रकार का नॉलेज हमको मिलेगा और हम जीवन में किस प्रकार से व्यवहार कर पाएंगे, किस प्रकार से सफल हो पाएंगे। तो संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया होती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है, हमारे जीवन में होने वाले बदलावों को प्रभावित करती है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले संज्ञानात्मक विकास को जानने के लिए बहुत ही उपयोगी है और इसका महत्व बालक, शिक्षक व अभिभावकों के लिए विशेष रूप से होता है। दोस्तों यहाँ पे जो PDF थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है कन्वर्जन करने में, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो अगर किसी को कठिनाई हुई हो इंग्लिश में साथ साथ देखने में तो माफ़ करिएगा। नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखूँगा कि ये थोड़ा सा अरेंजमेंट आपकी इस तरह से प्रॉब्लम ना करे। तो देखते हैं, फिर आगे मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में जहां पर हम कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ना करना भी भूलें ना, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन बेल आप प्रेस नहीं करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम से नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको चैनल पर जो भी चीज़ें आती हैं उनकी अपडेट्स नहीं मिलेंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल B.Ed एग्जाम पर। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जी हाँ दोस्तों, द थियोरी ऑफ जीन पियाजे। जीन पियाजे द्वारा जो एक संज्ञानात्मक विकास की एक जो परिभाषा दी गई, एक जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आप सबको पता है कि संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने, कई सारे जो शिक्षाविद हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने अपनी अपनी राय प्रस्तुत की, अपने अपने जो उनके दृष्टिकोण थे बच्चों के अंदर, और या फिर आप कह सकते हैं कि पूरे मनुष्य जाति के अंदर जो एक संज्ञानात्मक विकास होती है और संज्ञानात्मक विकास की जो एक प्रक्रिया है उसके प्रति सबने अपने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जीन पियाजे का जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का, वो अपने आप में बिल्कुल अलग है और इसने एक मील के पत्थर के रूप में कार्य किया है। संज्ञानात्मक विकास के इस सिद्धांत ने, जो कि जीन पियाजे द्वारा दिया गया है, इसने शिक्षा के स्तर को, शिक्षा के प्रति जो लोगों का दृष्टिकोण था, शिक्षा को जिस प्रकार से एक शिक्षक और एक अभिभावक देखा करते हैं, उस नज़रिए को बिल्कुल बदल के रख दिया है। तो आइए इसको समझते हैं कि ऐसा क्या इन्होंने बताया जिससे कि जो है ये एक रेफरेंस के रूप में, एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करने लगा है। और आज भी जब भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी बदलाव होता है या बच्चों के विकास संबंधित जब भी कोई बात होती है तो जीन पियाजे के सिद्धांतों को जरूर दिमाग में रखा जाता है, को जरूर एक बार को सोचा जाता है कि क्या ये जीन पियाजे के सिद्धांतों के किसी एक हिस्से का कोई अंश तो नहीं, या किसी एक हिस्से से कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो है जीन पियाजे के सिद्धांत को देखी जाती हैं इसमें। तो आइए इसको हम थोड़ा विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि अगर आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आपको कितना लिखना है। ये जो उत्तर मैंने लिखा है ये काफ़ी विस्तार से है आपका, तो आप बिल्कुल इसकी तरह से ना लिखने का प्रयास करें और इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ जब आप एक बार समझ लेंगे तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को देखते हैं पूरा डिटेल में और समझने का प्रयास करते हैं। अगर किसी स्टेज में कोई डाउट हो जाए या लगे कि मैंने कुछ मिस्टेक्स की हैं, कुछ भी अगर आपको इस तरह से लगता हो तो बिल्कुल प्लीज़ आप मुझे फीडबैक करके, कमेंट करके बता भी सकते हैं, जैसा कि कई सारे मेरे साथी पहले करते हैं। जिससे क्या होता है, हम कंटेंट को थोड़ा सही कर सकते हैं अगर कुछ मिस्टेक्स लगें या फिर कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दोस्तों इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले या इस सिद्धांत को समझने से पहले सबसे पहले हम एक छोटे से शब्दावली है, जो छोटा सा वर्ड है जिसको डिफाइन करना चाहेंगे, और वो है आपका कॉग्निशन या फिर हिंदी में बोले तो संज्ञान। तो कॉग्निशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द थिंकिंग एंड द मेमोरी प्रोसेस एंड द कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द प्रोसेस। अब इसको समझते हैं। देखिए, कॉग्निशन का मतलब होता है ज्ञान और समझ हासिल करने में शामिल मानसिक क्रियाओं को संदर्भित करता है। यानी कि संज्ञान क्या है? संज्ञान का मतलब हो गया कि जो नॉलेज हम गेन करते हैं, ठीक है, उसको हासिल करने के लिए, उस नॉलेज को गेन करने में जो भी मानसिक क्रियाएं हम करते हैं उसे हम कहते हैं संज्ञान। ठीक है, अब इस ज्ञान को हासिल करने के लिए हम लोग बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। तो ये संज्ञान को जो हासिल करते हैं उसके अंदर कौन सी क्रियाएं हो सकती हैं? तो देखिए, इसके अंदर सोचना हो सकता है, चीज़ों को जानना हो सकता है,
जो चीज़ें हम समझ रहे हैं उनको लंबे समय तक याद रखने की प्रक्रिया शामिल है उसके अंदर। इसके अंदर दो चीज़ें जो गलत हैं सही है इसके अंदर परख करने की, इसके अंदर अंतर करने की हमारी समझ होती है संज्ञानात्मक विकास के अंदर। और साथ ही साथ अगर कोई समस्या आ जाए हमारे सामने, समस्या का मतलब जरूरी नहीं कि शारीरिक समस्या ही हो, किसी प्रकार की मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक समस्याएं हो जाए, व्यक्तिगत, पारिवारिक, किसी भी प्रकार की जब समस्या हमारे सामने जीवन में आती है तो उसका हम किस प्रकार से समाधान करते हैं, किस प्रकार से जो हमारे आसपास में संसाधन उपलब्ध हैं, जो रिसोर्सेस उपलब्ध होते हैं, उनका इस्तेमाल करके हम अपनी समस्याओं को दूर कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है इसको जो समस्या समाधान, ये सारी चीज़ों को सीखने की जो प्रक्रिया होती है इसे हम बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। तो उम्मीद करता हूँ आप चीज़ें समझ गए होंगे दोस्तों कि जो विकास की प्रक्रिया होती है, जो सर्वांगीण विकास होता है हर एक पक्ष का, उसे हम बोलते हैं संज्ञान। और इस विकास की प्रक्रिया जो लगातार हर एक व्यक्ति के जीवन में चलती रहती है इसे बोलते हैं हम लोग संज्ञानात्मक विकास। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर इसको समझे तो ये क्या होती है, एक बहुत ही हाई लेवल प्रोसेस होता है। संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है एक हाई लेवल प्रोसेस होता है और इसका कार्य जो होता है आपका भाषा को सीखना, कल्पना करना, इसके अंदर आप चीज़ों को याद भी करते हैं, योजना बनाना सीखते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया के अंदर आपने देखा कि बहुत सारी जो है मेंटल प्रोसेस बोल सकते हैं जिसको कि मस्तिष्क से जुड़ी, यानी कि आप बोल सकते हैं मानसिक प्रक्रियाएं जो है शामिल होती हैं। और ये मानसिक प्रक्रियाएं आप समझ ही सकते हैं कि विचार करना, चिंतन करना, चीज़ों के प्रति उनका समस्या समाधान खोजना, इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं। साथ ही साथ जो चीज़ें हम सीख पाए हैं, जो चीज़ें अभी तक हम अनुभव कर पाए हैं, उन सारे अनुभवों का, उस नॉलेज का, उस ज्ञान का हम इस्तेमाल करते हैं अपने अब जीवन को अच्छा बनाने में, समस्याओं के समाधान करने में। अब देखिए आप सबको पता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया भी कि संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में कई सारे जो हमारे वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक, उन्होंने अपना अपना जो है दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। लेकिन अगर हम बात करें स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का, इनका जो सिद्धांत है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, वो बहुत ही फेमस है। और ये मैंने जैसे आपको बताया एक मील के पत्थर के रूप में कार्य करता है। तो इसको समझने का प्रयास करते। देखिए सबसे लोकप्रिय दृष्टिकोणों में से एक स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। तो जब भी आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें और अगर संज्ञानात्मक विकास जो कि विकास का सिद्धांत जो कि आपके जीन पियाजे ने दिया है, तो ये जरूर लिखें कि ये स्विस आपके मनोवैज्ञानिक थे। ये इस तरह के शब्द जब आप परीक्षाओं में लिखते हैं और इनको हाईलाइट भी जरूर करें, अंडरलाइन करें। इससे पता चलता है कि बच्चे को या स्टूडेंट को जो उत्तर लिख रहा है, इससे बच्चे को विस्तार पूर्वक चीजें पता है। तो जीन पियाजे जो क्या है इस क्षेत्र में सबसे जो है प्रचलित व्यक्ति थे और इन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया का अध्ययन किया कि बच्चे और युवा धीरे धीरे कैसे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे समझ लें कि बच्चे और युवा में किस प्रकार से धीरे धीरे तार्किक और वैज्ञानिक रूप से सोचने और समझने की क्षमता का विकास होता है। जी हाँ दोस्तों, तो इन्होंने ये चीज़ें आपकी यहाँ पे लोगों को समझाने का प्रयास किया, इस चीज़ों को लोगों को बताने का प्रयास किया अपने इस सिद्धांत के माध्यम से कि बच्चे और युवा सबके बीच में, यानी कि अगर हम साधारण रूप से बात करें तो सबके अंदर जो है आपके जो संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया चलती है। इससे उनके अंदर सोचने समझने की और तर्क करने की उसके बाद समस्या के समाधान करने के, इस तरह के कौशल धीरे धीरे विकसित होते हैं। ये कौशल किस तरह से स्तर बाय स्तर, स्टेज बाय स्टेज आपके डेवलप होते हैं, किस तरह से एक चरण से अगले चरण में इसका विकास होता जाता और ज़्यादा बेहतर होते चले जाते हैं, इन सारी चीज़ों को इन्होंने जो है अपने संज्ञानात्मक विकास के चरणों के माध्यम से समझाया है। यहाँ इन्होंने दो चीजें बताई हैं जो कि हमको समझना चाहिए। पियाजे ने कहा कि जो सीखने की प्रक्रिया है वो दो चीजों से होकर गुजरती है। जब हम कोई भी चीज सीखते हैं ना, वो दो चीजों का समावेश है, यानी कि दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। देखिए आपको समझाता हूं मैं। एक शब्द होता है आपका हिंदी में बोले तो सीखना, आत्मसात करना, और दूसरा होता है नए अनुभव को आपका व्यवस्थापन करना, यानी कि संतुलित करना। अब इसको इंग्लिश में समझते हैं। पहला प्रोसेस होता है हमारा असिमिलेशन का और दूसरा होता है एकोमोडेशन का। एसिमिलेशन का मतलब होता है चीजों को आत्मसात कर लेना। जैसे कि कोई भी नई सूचना, अब देखते हैं सीखना आत्मसात करने के माध्यम से क्या होता है कि हम जो भी नई जानकारी होती है, जी हाँ दोस्तों, जो भी नई जानकारी या अनुभव को लेते हैं उसे हम अपने मौजूदा विचारों में शामिल कर लेते हैं। यानी कि जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है, वी ट्राई टू
whatever the new information and experiences are, we try to incorporate them into our existing ideas। मतलब कि पहले से तो हमें कुछ पता है, फिर हम क्या करते हैं, जो भी नई जानकारी मिलती है उसके साथ हम उसे जो पहले से प्राप्त जानकारी उसे जोड़ने का प्रयास करते हैं। और दूसरा होता है एकोमोडेटिंग, यानी कि एकोमोडेशन ऑफ द न्यू कॉन्सेप्ट टू फिट इनटू द, अब देखिए एकोमोडेटिंग या एडजस्टिंग द कॉन्सेप्ट टू फिट द न्यू एक्सपीरियंसेस। अब दोनों को मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, बताऊंगा भी कि व्यवस्थापन वो संतुलन क्या है। देखिए पहला जो प्रोसेस है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आत्मसात करते हैं नई जानकारी को, और जो नई जानकारी आई है उसको हम लोग पहले से उपलब्ध जानकारी उसके साथ में एडजस्ट करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। आप सोचिए जब आप छोटे होते हैं तो सबसे पहले जब आप कुछ ही जानवरों से परिचित होते हैं, या अगर आपके घर में कुत्ता बिल्ली कुछ है, तो आपको लगता है कि दुनिया में मात्र यही दो प्रकार के जानवर होते हैं। लेकिन एक बार जब आप घर से बाहर निकलते हैं और उसी कुत्ते के अलग अलग प्रजातियों को देखते हैं, तो यानी आपने नया इन्फॉर्मेशन गेन किया। तो आप क्या एसिमिलेट करते हैं, एक नया इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं कि नहीं, कुत्ते जो है छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, कई अलग अलग कलर के भी होते हैं। तो ये आपके लिए एक जो नया इन्फॉर्मेशन था, ये आप क्या करते हैं, आत्मसात करते हैं। पहले से आपकी जानकारी क्या थी कि कुत्ता होता है, एक काला होता है जो मेरे घर में है, और एक बिल्ली होती है जो छोटी सी है। बस इसी प्रकार के दो प्राणी होते हैं जिंदगी में, दुनिया में इसी तरह के। लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं घर से बाहर और अलग अलग तरह के जानवरों और पशुओं को देखते हैं, तो आपकी जो जानकारी का स्तर है, जो जानकारी का दायरा है, वो बढ़ता है। और आपको जो है पता चलता है कि दुनिया में कुत्ते और बिल्ली जो मेरे घर में है उसके अलावा भी बहुत सारे जानवर होते हैं। तो ये आप क्या करते हैं, एसिमिलेट करते हैं, आत्मसात करते हैं नई जानकारी को। लेकिन ये जो नई जानकारी आई है और पहले से जो आपको जानकारी है कि कुत्ता और बिल्ली ही जानवर होते हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो आप क्या करते हैं, दूसरा स्तर, आप इसको क्या करते हैं, व्यवस्थापन करते हैं। पहले से जो जानकारी है उसमें थोड़ा बदलाव करते हैं, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, और अब आप अपनी जानकारी को बदल कर क्या कर देते हैं कि इस दुनिया में कुत्ते और बिल्ली के अलावा भी बहुत सारे जानवर हैं, जो कि हैं गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी। तो आपने अब क्या किया, व्यवस्थापन किया, आपने एकोमोडेट किया नई सूचना को अपने पहले से उपलब्ध सूचना के अंदर। तो ये प्रक्रिया का हम लोग पालन करते हैं नई नई तरह से जो है जानकारी को बढ़ाने का। तो इस प्रक्रिया जो है, इस प्रकार की जो प्रोसेस है संज्ञानात्मक विकास की, ये हमारे पूरे जीवन चलती रहती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, मैच्योर होते चले जाते हैं, तो इस तरह से नई नई जानकारी हम एसिमुलेट करते हैं, और पहले से जो उपलब्ध जानकारी है उसमें आवश्यकता अनुसार बदलाव करके, एकोमोडेशन करके, हम लोग जो आत्मसात करके, व्यवस्थापन करके जो है अपनी जानकारी का दायरा और उसकी जटिलता को और बढ़ाते चले जाते हैं, जिससे कि हमारी जानकारी बढ़ती है और समस्या समाधान करने की, व्यवहार करने की जो हमारी क्षमता है उसमें अधिक कौशलता आती है और ज़्यादा हमें परिपक्वता मिलती है। चलिए, इन्होंने एक कुछ महत्वपूर्ण बात भी बताई। वीडियो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा डिटेल में है, डिटेल में इसलिए है ताकि आप चीज़ों को थोड़ा समझने का प्रयास कर पाएं, चीज़ें आपको एक बार में ही समझ में आए। तो हमने देखा कि संज्ञान क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, और संज्ञानात्मक विकास जो होता है, यानी संज्ञान जो चीजें हम सीखते हैं वो दो स्टेज में होती है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, यानी कि आत्मसात करना और चीजों को, जो नई सूचना आती है उसको पुरानी जानकारी के साथ में व्यवस्थापित करना, यानी कि एडजस्ट कर पाना। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इन्होंने बताया कि जीवन भर नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए दोनों प्रक्रियाओं का एक साथ उपयोग होना भी जरूरी है। तो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, यानी कि चीजों को आत्मसात करना, नई सूचना को लेते रहना, और उस सूचना को अपने पहले से उपलब्ध सूचना के आधार साथ में एडजस्ट करना, परिवर्तित करते रहना, ये दोनों ही प्रक्रिया आजीवन चलती हैं, तो जाके हम नई नई चीजें सीख पाते हैं। पियाजे ने कुछ चीजें जो है संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में बोली हैं जो कि महत्वपूर्ण है, और इसे भी हमें समझना जरूरी है। जो प्रमुख चीजें हैं कि देखिए, विकास की प्रक्रिया जो है, यहाँ पे आप देखें, इसे समझने का प्रयास करें, वे हमेशा एक ही क्रम में होते हैं। मतलब एक ही क्रम का मतलब होता है कि इनके क्रम ऐसा ही एक ही जैसा होता है। मतलब आप देखें कि विकास की प्रक्रिया को अगर एक उदाहरण समझे, एक छोटे बच्चे के चलने की स्थिति से समझें, तो जब छोटा बच्चा होता है, सबसे पहले चलने की उसकी प्रक्रिया हर एक बच्चे की वही होती है। सबसे पहले वो पैर हाथ हिलाना शुरू करता है, अपने पैरों को धीरे धीरे उठाना शुरू करता है, करवट बदलना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे जो है वो जमीन पर लुढ़क कर चलना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होता है और फिर वो चलना शुरू करता है। ये हर एक मनुष्य में, हर एक बच्चे की यही प्रक्रिया होती है। तो विकास
में, यानी ये संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया है ये एक ही क्रम में होता है, इसी क्रम में सबके अंदर होता है। हाँ, उसमें समय जरूर लग सकता है, लेकिन जो क्रम होता है वो आपका एक ही हो सकता है। होता है ना कि कोई बच्चा जल्दी चलना शुरू कर देता है, कोई देर, लेकिन चलने की जो प्रक्रिया हमेशा इसी प्रकार से स्टार्ट होती है। उसके बाद कोई भी चरण कोई छोड़ा नहीं जाता, मतलब किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जाता है। अर्थात कि बिल्कुल सही बात है कि आप, जैसे मैंने उदाहरण दिया बच्चे के चलने की, आप खुद ही सोच के देखिए, इसमें से कोई ऐसा चरण होता है जिसको कि स्किप करके, इसको छोड़कर अगले चरण में पहुंचा है? मतलब कि ऐसा शायद ही आपने देखा होगा, या मेरी जानकारी में तो है नहीं, होता भी नहीं है कि बच्चा जो है पैदा होने के बाद में जो है बेड पे अभी पहले तो लेटना, पैर हाथ हिला रहा और अचानक से अगले दिन चलना शुरू कर दे। ये प्रक्रिया आप नहीं देखते। तो यानी बीच के कोई भी स्टेजेस छूटते नहीं है, कोई भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया के दौरान या किसी भी विकास की प्रक्रिया के दौरान। हर एक स्टेज जो है धीरे धीरे ही विकास होता है, तो यानी बीच का कोई जो स्टेज होता है वो छूटता नहीं है। इसके बाद प्रत्येक चरण के पहले प्रत्येक चरण को, मतलब ये समझेंगे कि प्रत्येक चरण, इससे पहले के चरण का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। अब मान के लिए जैसे कि हम जब धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देते हैं, उससे पहले जो हम पैरों और हाथों की मदद से जो जमीन पर चलने लगते हैं, वो एक महत्वपूर्ण स्थिति होती है, एक महत्वपूर्ण स्तर होता है हमारे सीखने की, चलने की प्रक्रिया के विकास का, जिसके आधार पर फिर हम लोग धीरे धीरे खड़े होना सीखते हैं। तो हर एक प्रक्रिया से पहले का जो प्रक्रिया होता है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक चरण में पहले के चरणों को अपने में समाहित कर लिया होता है। अब देखिए हर एक चरण क्या करते हैं, पिछले चरण को मतलब उसके अंदर समाहित, यानी कि पिछले चरणों में जो भी चीजें सीखते हैं उसका उपयोग हम लोग अगले चरण में विकास करने के लिए, अगले चरण में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 4 पॉइंट को ध्यान रखना। कोई स्टेज छूटता नहीं है, हर एक स्टेज जो है क्रम बाय क्रम होता है आपका। हर एक स्टेज में जब हम लोग पहुंचते हैं, उससे पहले का स्टेज हमारे वर्तमान स्टेज में चीजों को सीखने में मदद करता है, और हम अगले स्टेज में जब जाते हैं तो पुराने स्टेज का जो भी अनुभव होता है उसे हम इस्तेमाल करते हैं वर्तमान स्थिति में और बेहतर करने के लिए। चलिए अब देखते हैं मुख्य रूप से जो चीजें हैं यहाँ पे, कि संज्ञानात्मक विकास जन्मजात क्षमताओं और पर्यावरणीय घटनाओं की बातचीत के माध्यम से होता है। अब बातचीत का मतलब ये नहीं होता, यहाँ पे इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन का मतलब होता है जब उनके बीच में जो है आपका इंटरेक्शन, यानी कि संवाद होता है, या बोले कि जब उनके साथ में जो है इनका कनेक्शन हो पाता है, ऐसा बोले तो। बच्चे कई चरणों से गुजरते हैं, बच्चे और वयस्क अपने जीवन में कई चरणों से गुजरते हैं, और ये चरण कौन कौन से हैं आइए उनको यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो जो जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया बताई है, संज्ञानात्मक विकास के जो कुल मिलाकर जो है 8 चरण बताए हैं, उनको हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे देखते हैं इन्होंने मुख्य रूप से इसको 4 भागों में बांटा है, तो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे माफ करिएगा, यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास के कुल 4 अवस्थाएं हैं, तो इसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। संवेदी पेशियां यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, प्राक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रिया अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और औपचारिक संक्रिया यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 अवस्थाएं होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन की संज्ञानात्मक विकास की, जिसे बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो पियाजे ने कुल 4 अवस्थाएं बताई हैं आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और इनके इसमें क्या विशेषताएं होती हैं हर एक स्तर की, वो भी अभी हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए जो पहला स्टेज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं